हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हमने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर हिंदी साहित्य पढ़ाने की शुरुआत कर रखी है, जो कि निम्नलिखित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी नेट का एग्ज़ाम भी आने वाला है 18 जून, जिसकी डेट फिक्स है। और उसके बाद नवंबर दिसंबर में एस्टेट आता है, TGT PGT एस्टेट। अभी फ़िलहाल DSSB TGT PGT हिंदी की वैकेंसी आई हुई हैं। और अभी जून तक का तो DSSB ने शेड्यूल दे दिया है, लेकिन इसमें तो इनकी आपके एग्ज़ाम की डेट नहीं है। जो टीचिंग एग्ज़ाम है इनकी डेट नहीं है, तो देखते हैं आगे कब डेट आती है। तो सभी के लिए आज की वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आज की वीडियो में हम करेंगे नाटक के MCQs। टॉप मैंने 200 के आसपास क्वेश्चंस ले रखे हैं। MCQs हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न जिसे कहते हैं हिंदी में। तो आज हम टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी है और गर्मी में लॉन्ग वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का, और एक एक ऑप्शन को हम व्याख्या करते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। और एक तो ये सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जिसने भी हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर मैंने हिंदी साहित्य लगभग सारा संपूर्ण करवा रखा है, तो जिसने नहीं देखा है वो देख ले। और स्पेशली मैं PGT DSSB PGT और TGT के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो डाल रही हूँ, जिसमें मैं क्लास 1, 2, 3 लिख लिख कर डाल रही हूँ थंबनेल पर, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। और DSSB PGT जो हिंदी का सिलेबस है वो भी मैं डिटेल से डिफाइन करवा रखा है, और हमने क्या पढ़ा रखा है और अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं ये सारा मैंने उसमें बता रखा है। तो जिसने भी वीडियो नहीं देखे वो देख ले। मुझे उम्मीद है कि आपने देख लिए होंगे और अपने नोट्स भी बना लिए होंगे। काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप अपना सहयोग बनाए रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। लेकिन अभी भी 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो सभी से ये हार्दिक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आपको भी फ़ायदा है और मुझे भी फ़ायदा है जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ये मैं अपनी हकीकत बता रही हूँ। जब मुझे 1-2 सब्सक्राइब बढ़े हुए मिलते हैं तो मेरा मन करता है कि मैं दुगने उत्साह के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूँ और मैं सिलेबस को बहुत जल्दी कंप्लीट करवाऊँ। तो इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। आप इसे हमारा लालच न समझ के हमें आप मोटिवेट करें, हम आपको वीडियो के द्वारा मोटिवेट करेंगे। तो इसमें दोनों का ही भला है, और निःशुल्क आपको हिंदी साहित्य यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आज हम नाटकों के MCQs करेंगे। और एक महत्वपूर्ण, जैसे कि मैंने बताया था कि UGC नेट के लिए जो 4 महान महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं वो है नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंध। और पद्य के अंतर्गत अगर बात करें तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगति और प्रयोगवाद। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लेते हैं तो लगभग आपकी 70-80% तैयारी हो जाती है। तो आज हम नाटक की शुरुआत करेंगे। नाटक की इससे पहले बताऊंगी कि अगर आपने नाटक की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने बिल्कुल नाटक की जो यूनिट है, अभी मुझे ये ध्यान नहीं है कौन सी यूनिट है, UGC नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग और DSSB PGT में भी गद्य खंड के अंतर्गत ये दिया गया है। तो आप ये देख लें थंबनेल के अनुसार। आपको लगभग 1 महीने की जो वीडियो हैं, आप एक बार ऐसे ऐसे वीडियोज़ पर जाएं, चैनल पर जाएं, वीडियो ओपन करें, और वीडियोज़ में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो, शॉर्ट्स, कम्युनिटी इस तरीके से मिलेंगे। तो आप वीडियो को दबाएं, सारी वीडियोज़ आपके पास आ जाएंगी। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो नाटक की आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, और आप वो वीडियो देख लें पहले। उसके बाद आप MCQs करें और अपने आप का मूल्यांकन करें, आंकलन करें कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपकी तैयारी हुई है या नहीं हुई है। और इसी तरीके से हम MCQs की सीरीज़ लेकर आते रहेंगे। और शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताऊंगी आपको कि जो नाटक है, नाटक को मुख्य रूप से 3 भागों में अगर हम बांट दें, नाटक का जो विकास क्रम है उसको 3 भागों में बांट दें, तो सबसे पहला काल हमारा बनता है भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक। भारतेंदु युगीन, ये मैं यही ऑप्शन में ही जोड़ देती हूँ, भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक। तो इनकी जो समय सीमा है वो 1857 से 1900 ईस्वी तक है। और उसके बाद आता है प्रसाद युगीन हिंदी नाटक, जिसे जयशंकर प्रसाद के नाम से अभिनीत किया गया है। तो प्रसाद युगीन जो नाटक हैं उनकी जो समय सीमा है वो 1900 से लेकर 1950 ईस्वी तक है। और उसके बाद आता है प्रसादोत्तर नाटक, यानी कि प्रसादोत्तर
मतलब प्रसाद जी के बाद के नाटक। तो प्रसादोत्तर जो नाटक है उनकी समय सीमा है 1950 से लेकर और उसके उपरांत सभी। तो इस तरीके से 3 कालखंडों में नाटकों को हम बांट सकते हैं। और नाटक की शुरुआत मैंने आपको बता दिया था, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने भारतेंदु जी के नाटक, मौलिक नाटक और जो उनके अनुदित नाटक है, सभी के सन, उनकी विषय वस्तु, ये सारी मैंने वीडियो डाल रखे। तो यहाँ मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करूँगी। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और बढ़ते हैं पहले ही प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा पहला ही प्रश्न है, हिंदी नाटकों का विकास क्रम किस लेखक की रचनाओं से प्रारंभ हुआ। तो जब मैंने वीडियो बताई थी, पढ़ाई थी वीडियो में, तो बहुत ही डिटेल से पढ़ाया था। और अभी भी मैंने बताया कि नाटकों का जो विकास क्रम है 3 भागों में बांटा मैंने, भारतेंदु युग, प्रसाद युगीन नाटक और प्रसादोत्तर नाटक। तो किस लेखक की रचनाओं से प्रारंभ हुआ, भारतेंदु युगीन। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1900 से 1950 ईस्वी तक की कालावधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है। ये भी मैंने आपको अभी अभी प्रश्न बताया था। 1900 से 1950 ईस्वी तक की कालावधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है। तो आप जल्दी से बताइए। 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक का जो कालखंड है उसे हम भारतेंदु के नाम से जानते हैं। और 1900 से लेकर 1950 ईस्वी तक के युग को हम प्रसाद युगीन नाम से जानते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो प्रसाद युग। और भारतेंदु युग क्या हो जाएगा, 1857 से 1900 ईस्वी तक। तो इस तरीके से हम ऑप्शन को करते हुए चलेंगे। तीसरा प्रश्न आता है, रत्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किस भाषा से किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, रत्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किस भाषा से किया गया था, ये आपको बताना है। आप अपना गैस कीजिए कि इसका आंसर क्या है, रत्नावली नाटक। तो रत्नावली का आपको बताना है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो रत्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद बंगला भाषा से किया गया, ये ध्यान रखना है। और ये किसका नाटक है, रत्नावली जो है ये भारतेंदु जी का नाटक है। और भारतेंदु जी का ये अनुदित नाटक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो रत्नावली है वो भारतेंदु जी का एक अनुदित नाटक है, मौलिक नाटक नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है। अब मैंने कहा कि आपको रचनाएं बहुत अच्छे से याद करनी है कि कौन से भारतेंदु जी के मूल नाटक है और कौन से अनुदित नाटक है। तो अनुदित नाटक मैं इधर लिखूँ तो सबसे पहले आता है अनुदित नाटक विद्या सुंदर, उसके बाद आता है रत्नावली, और मैं बोलकर बता देती हूँ, रत्नावली, फिर धनंजय, रत्नावली, धनंजय, फिर कर्पूर मंजरी, आप नोट कर लें, पाखंड विडंबन। वैसे मैंने ये वीडियो में पढ़ा रखे हैं और वीडियो पढ़ाने के बाद ही मैं एमसीक्यूज करवाती हूँ। पाखंड विडंबन के बाद है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, मुद्रा राक्षस। तो ये है इनके अनुदित नाटक है, मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस के बाद है दुर्लभ बंधु। तो ये इनके सारे नाटक हैं, ये अनुदित नाटक हैं। और अगर मैं मौलिक नाटकों की बात करूं तो वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशेष्य विस्मोदस्य, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप और प्रेम जोगनी, ये सारे जो है भारतेंदु जी के मूल नाटक हैं। यानी कि जो यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा मूल नाटक नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मूल नाटक कौन सा है, सती प्रताप मूल नाटक है, अंधेर नगरी ये भी मूल नाटक है, और नील देवी मैंने आपको अभी बताया था, नील देवी ये भी मूल नाटक है। लेकिन जो पाखंड विडंबन है ये इनका अनुदित नाटक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा मूल नाटक नहीं है, तो पाखंड विडंबन। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने थे कि ये तीनों मूल नाटक हैं। लेकिन अब याद रखना कि पाखंड विडंबन अनुदित नाटक है। तो और अनुदित नाटक कौन से हैं मैंने आपको अभी बताया। और पाखंड विडंबन का जो प्रकाशन है वो 1872 ईस्वी में हुआ। और यहाँ से कहाँ से इसका अनुवाद किया गया पाखंड विडंबन का, तो इसका हुआ संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय का। संस्कृत का एक नाटक था प्रबोध चंद्रोदय, इसका हिंदी में अनुवाद किया गया पाखंड विडंबन नाम से। ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय का जो तीसरा अंक था उसी का अनुवाद किया गया है पाखंड विडंबन नाम से। तो ये भारतेंदु जी का मूल नाटक नहीं है। इस तरीके से आपको पढ़ते हुए चलना है।
तो दोस्तों सबसे पहले आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अंग्रेजी ना हम चाहे करें 10 ही पर्सन, लेकिन 10 के 10 ऐसे ही करेंगे। और 10 पर्सन करने के बाद मान लो आज की वीडियो में हम 25 पर्सन सोल्व करते हैं और आपके 13 सही होते हैं, तो जल्दी से अपनी परसेंटेज निकालिए। और परसेंटेज जैसे कि 25 क्वेश्चन आपने टोटल सोल्व किए और उनमें से मान लो आपको 13 सही है, तो आपकी कितने प्रतिशत सही है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 एकम 25 और 25 चौका 100 और 13 13 39 13 चौक 52, यानी कि आपकी 52% बनी। और आपको अभी नीड है और ज़्यादा अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की। इस प्रकार से आप जितने भी प्रश्न करें सारे अपने सोल्व करके देखें। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? मर्चेंट ऑफ वेनिस का, तो ये आपको बताना है कि ये मर्चेंट ऑफ वेनिस ये अंग्रेजी नाटक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, और इसके राइटर हैं शेक्सपियर। शेक्सपियर द्वारा ये रचित है, लेकिन इसका भारतेंदु जी ने इसका अनुवाद किया, तो वो किस नाम से किया आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है विद्यासुंदर, मुद्रा राक्षस, वेनिस का व्यापारी और दुर्लभ बंधु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5th का डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका कब इन्होंने अनुवाद किया? 1880 ईस्वी में किया। मैं साथ साथ ये भी बता रही हूँ। और दुर्लभ बंधु कौन से नाटक का अनुवाद हुआ? मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि एक अंग्रेजी नाटक है और विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित है, लेकिन इसका भारतेंदु जी ने अनुवाद किया और दुर्लभ बंधु नाम से किया। ये आपको ध्यान रखना है। तो दुर्लभ बंधु किस प्रकार का नाटक है? ये भी क्या हुआ? एक अनुदित नाटक हुआ। और जो मुद्रा राक्षस है ये भी अनुदित नाटक है, और जो विद्या सुंदर है वो भी अनुदित नाटक है। 1868 में विद्या सुंदर का अनुवाद किया, और ये संस्कृत के चोर पंचासिका का अनुवाद है, बंगला संस्करण का अनुवाद है। और जो मुद्रा राक्षस है ये मैंने आपको बताया था, ये एक संस्कृत नाटककार विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस नामक नाटक का ही हिंदी में अनुवाद किया गया, मुद्रा राक्षस नाम से ही किया गया। ठीक है, तो आई होप आपको सारे प्रश्न क्लियर हो रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटककार की रचना है? श्री चंद्रावली आपको याद रखना है। श्री चंद्रावली किस प्रकार का नाटक है? पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि किसका नाटक है। तो ये भारतेंदु जी का नाटक है। और ये किस प्रकार का नाटक है? ये मौलिक नाटक है। तो भारतेंदु जी को आप पूरा पढ़ ले, अच्छे से पढ़ ले, एक प्रश्न यहाँ से जरूर आएगा। और इसको उसके काव्य के उसकी विधा के दृष्टिकोण से देखें श्री चंद्रावली, तो क्या है? ये एक नाटिका है। इस तरीके से भी पूछा जाता है कि ये नाटिका, देखो यहाँ लिखा हुआ है श्री चंद्रावली नाटिका है ये, इस पर भी फोकस करना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? अब भारतेंदु जी के आपको सारे नाटक पता चल गया। तो सती प्रताप, प्रेम जोगनी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, तो और कारवा जो है ये भुवनेश्वर का है, ये भारतेंदु जी का नहीं है। तो राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। और ये तीनों जो हैं ये भारतेंदु जी के हैं, सती प्रताप और प्रेम जोगनी और वैदिक हिंसा न भवती, और तीनों ही ये मौलिक नाटक हैं। कौन से नाटक हैं? मौलिक नाटक हैं भारतेंदु जी के। विशस्य विस्मोसधम नाटक के रचयिता का नाम बताइए। तो ये भी आपको बताना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक दूसरे तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कि विश्वस्य विस्मोसधम ये भारतेंदु जी का नाटक है। ठीक है, और इसका अगर हम देखें जैसे कि ये किस प्रकार का नाटक है, तो ये एक भाण है। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, ये भाण है। नाटक जैसे कि चंद्रावली नाटिका था, वैदिक हिंसा न भवती ये एक प्रहसन था। इसी प्रकार से विधा के दृष्टिकोण से ये एक भाण है। विशस्य विस्मोसदस्य क्या है? भाण है। ऐसे याद रखना है। संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया? तो ये प्रश्न अभी मैंने आपको बताया था। प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद किस नाम से किया? पाखंड विडंबन के नाम से किया। और कब किया? 1872 में किया। ठीक है, बाकी जो बच गए नील देवी, रत्नावली, धनंजय, ये भी किसके हैं? सारे भारतेंदु जी के नाटक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चोर पंचासिका नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया? चोर पंचासिका।
तो ये मैंने आपको बताया था चोर पंचास के नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने विद्या सुंदर नाम से किया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया? 1868 में किया, ये भी ध्यान रखना है। और पाखंड विडंबन का कब किया था? 1872 में। और पाखंड विडंबन प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद था, ये याद रखना है। और मुद्रा राक्षस तो जो संस्कृत के नाटककार विशाख दत्त थे, उनके मुद्रा राक्षस नाटक का ही अनुवाद है। और कर्पूर मंजरी ये भी संस्कृत का ही अनुवाद है। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने किस नाटक की रचना की थी? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। और भारतेंदु जी के पिता का नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास, और इन्होंने नहुस नाटक की जो है रचना की थी। और ठीक है, यहीं से इनका श्री गणेश हुआ था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ से। तो प्रश्न नंबर है हमारा 12, और ऐसे ही हम एक एक करते चलेंगे। भाई थोड़ा सा आपसे माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मेरे सोल्व किए हुए प्रश्न थे, वैसे मैं आपको बताना नहीं चाह रही थी जब तक आपका ध्यान नहीं जाता आंसर की तरफ। तो किस नाटककार ने नाट्य, क्योंकि मैंने टिक कर रखे हैं बुक में, जैसे कि ये दिख रहा है शीतला प्रसाद, तो इसकी तरफ आप इग्नोर करें और पहले आप अपना आंसर चेक करें कि कौन सा सही है ऑप्शन, उसके बाद ही आप इस पर ध्यान दें आंसर पर। किस नाटककार ने नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा? ये मैंने बताया था, नाटक नाम से एक ग्रंथ है, ये किसने लिखा ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर बताना है। तो नाटक नाम से जो ग्रंथ लिखा वो भारतेंदु ने लिखा था। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जानकी मंगल जो कि 1868 में प्रकाशित हुआ नाटक नाट्य कृति के रचयिता कौन है? जानकी मंगल बताना है आपको, ये किसकी रचना है? तो भाई ये है शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा। इम्पोर्टेंट नाटक है, शुरू में जो नाटक लिखे गए थे उन्हीं में आता है। स्टार्टिंग में जो नाटक लिखे थे वो गोपाल चंद्र गिरधर दास ने नहुस लिखा था, और जानकी मंगल जो नाटक है वो शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने लिखा था। और फिर अगर हम बात करें प्राणचंद चौहान, तो इन्होंने भी एक नाटक लिखा था, और प्राणचंद चौहान कृत जो नाटक था उसका नाम था रामायण महानाटक, उसका नाम था रामायण महानाटक। तो ये इनके नाटक का नाम था। और भारतेंदु जी के तो मैंने आपको सारे ही बता दिए हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी। सॉरी। भारतेंदु जी ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया? किस प्रहसन में? तो भारतेंदु जी के जो मौलिक नाटक है उनमें एक नाटक आता है अंधेर नगरी, और अंधेर नगरी का जो प्रकाशन है वो 1881 में हुआ था। इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखेंगे। और विधा के दृष्टिकोण से देखें तो मतलब ये नाटक के उसमें प्रहसन के अंतर्गत आता है। प्रहसन होता है जिसमें हास्य व्यंग्य होता है, तो ये प्रहसन के अंतर्गत आता है। इसमें क्या, अंधेर नगरी में भारतेंदु जी ने भ्रष्ट शासन तंत्र पर क्या किया है? प्रहार किया। अब यहाँ पर 3 प्रश्न सोल्व हो जाते हैं कि अंधेर नगरी किसकी रचना है? भारतेंदु जी की। कब इसकी रचना की गई? 1881 में। अगर ये नाटक के दृष्टिकोण से क्या है? एक प्रहसन है। इस अंधेर नगरी नाटक की विषय वस्तु क्या है? भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को कंडक्ट करते हुए चलेंगे, एक दूसरे से रिलेट करते हुए चलेंगे तो आपके सही होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 के तरफ। तप्ता सवरण रणधीर प्रेम मोहिनी नाटकों के रचयिता इनमें से कौन है? प्रश्न नंबर 15 का आपको बताना है। तप्ता सवरण रणधीर प्रेम मोहिनी नाटकों के रचयिता इनमें से कौन है? तो आप जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से ए, सी या बी या डी। तो कौन होगा? तप्ता सवरण रणधीर प्रेम मोहिनी ये लाला श्रीनिवास दास के नाटक हैं। किसके नाटक हैं ये? लाला श्रीनिवास दास के। इन्होंने इनके लाला श्रीनिवास दास के मुख्य रूप से 4 ही नाटक थे। तो 2 तो आपके पास यहाँ पर दे रखे हैं, तप्ता सवरण रणधीर प्रेम मोहिनी, और उसके अलावा है संयोगिता स्वयंवर, ये भी इन्हीं का है। संयोगिता स्वयंवर ये मैं सारे लिखूंगी नहीं। और एक है प्रहलाद चरित्र, श्री प्रहलाद चरित्र। ये चारों जो है लाला श्रीनिवास दास के हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है, ये मैंने अभी बताया कि लाला श्रीनिवास का है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर्सन है रेल का विकट खेल नाटक के रचयिता कौन है, तो रेल का विकट खेल जो है ये बाल कृष्ण भट्ट का नाटक है। और बाल कृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास और ये अभी मैंने लाला श्रीनिवास दास, ये भारतेंदु मंडल के ही नाटककार हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। और राधा कृष्ण दास, जैसे कि अभी राधा कृष्ण दास जी का नाम आया था, राधा कृष्ण दास, श्रीनिवास दास, बाल कृष्ण भट्ट, भारतेंदु, ये भारतेंदु मंडल के ही सारे नाटककार हैं। तो रेल का विकट खेल किसका है नाटक, ये बाल कृष्ण भट्ट का है। और बाल कृष्ण भट्ट के अगर और अन्य नाटकों की बात करें तो दमयंती स्वयंवर है, दमयंती स्वयंवर। तो ये मैं यहाँ पर लिखना नहीं चाह रही थी, कलिराज की सभा, शिक्षा दान, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, ये सारे जो नाटक हैं ये बाल कृष्ण भट्ट के हैं। राधाचरण गोस्वामी का कौन सा नाटक पर स्त्री गमन की बुराइयों को उजागर करता है, तो ये है राधाचरण गोस्वामी। ये भी भारतेंदु मंडल के ही नाटक हैं और मुख्य रूप से नाटककार हैं। इनके नाटक हैं मुख्य रूप से तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, ये भी राधाचरण गोस्वामी जी का है। और बूढ़े मुंह मुआसे देखे लोग तमाशे, ये भी राधाचरण गोस्वामी जी का है। लेकिन आपको आंसर ये बताना है कि कौन से नाटक में पर स्त्री गमन की बुराइयों को उजागर किया गया है, तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बूढ़े मुंह मुआसे लोग देखे तमाशे। ठीक है, तो जो पहला नाटक है तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें धर्म गुरुओं की पोल खोली है। ठीक है, इसमें धर्म गुरुओं की पोल खोली है और इसमें पर स्त्री गमन की बुराइयों का वर्णन किया है। अमर सिंह राठौर नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन थे, प्रश्न नंबर 19 का आपको बताना है। अमर सिंह राठौर, तो ये राधाचरण गोस्वामी जी का ये है नाटक है। अमर सिंह राठौर नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता तो राधाचरण गोस्वामी। और राधा कृष्ण दास जी के मैंने आपको अभी बताए थे, अभी नहीं आए, इसके बता देती हूँ। राधा कृष्ण दास जी के हैं महारानी पद्मावती, धर्मालाप, महाराणा प्रताप, दुखिनी बाला, ये सारे राधा कृष्ण दास जी के हैं। इनमें से कौन सा नाटक राधा कृष्ण दास का नहीं है, तो ये अभी यहाँ पर आ गया था, महारानी पद्मावती, महाराणा प्रताप, दुखिनी बाला और उपयुक्त सभी। तो ये जो सारे हैं, एक महारानी पद्मावती, महाराणा प्रताप, दुखिनी बाला, उपयुक्त सभी नाटक जो है राधा कृष्ण दास के हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जीपी श्रीवास्तव किस वर्ग के नाटककार हैं, जीपी श्रीवास्तव किस प्रकार के नाटककार हैं, तो ये आपको बताना, ऐतिहासिक नाटककार हैं, प्रहसन लेखक हैं, या सुधारवादी नाटककार, या प्रयोगशील नाटककार। प्रश्न नंबर 21 का आपको बताना है। तो जीपी श्रीवास्तव जो हैं एक प्रहसन लेखककार हैं, मतलब हास्य व्यंग्य वाले इन्होंने नाटक लिखे हैं, जैसे कि इनके उसे नाम से ही पता चल जाता है, उलट फेर, दुमदार आदमी, गड़बड़ झाला, कुर्सी मैन, घर ने घाट का, ये सारे जो नाटक किसके हैं, जीपी श्रीवास्तव के। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और प्रश्न नंबर 22 है। थोड़े ही प्रश्न करेंगे लेकिन हम बहुत अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे और इन सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प का चयन करना है और पहले आपको अपने मिला लेने हैं। अंधेर नगरी किसका है, तो अंधेर नगरी भारतेंदु जी का है। कब लिखा गया, 1881 में। और विधा के दृष्टिकोण से देखें तो ये एक प्रहसन है और लिखा कब गया था, 1881 में। ठीक है। अमर सिंह राठौर ये किसका है, राधाचरण गोस्वामी जी का। ठीक है। दमदार आदमी, गड़बड़ झाला, कुर्सी मैन, ये सारे किसके हैं, जीपी श्रीवास्तव के। और दुखिनी बाला किसका है, राधा कृष्ण दास का। तो अब आप इनका मिला लें कि ये कौन सा कूट आपका सही होगा, ये आप देख लें, मैंने बता दिए हैं। इनमें से कौन सा नाटक बाल कृष्ण भट्ट का नहीं है, बाल कृष्ण भट्ट का, तो बताना वृहणला, तप्ता सवरण, वेणी संहार, कलिराज की सभा। तो जो तप्ता सवरण था और रणधीर प्रेम मोहिनी ये लाला श्रीनिवास के थे, ये जो है बाल कृष्ण भट्ट के नहीं हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो तीनों बच गए, वृहणला, वेणी संहार, कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, ये सारे किसके हैं, जीपी श्री, इनमें से बाल कृष्ण भट्ट के।
भारतेंदु काल के प्रहसनों की रचना का मूल उद्देश्य इनमें से क्या था? यानी कि भारतेंदु काल में प्रहसन बहुत ज़्यादा लिखे गए थे, तो उनका मूल उद्देश्य क्या होता था? लोगों का मनोरंजन करना, या फिर व्यंग्य के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन, नए प्रयोग करना, या उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा कि व्यंग्य के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन करना था, उन प्रहसनों का उद्देश्य ये था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चार बेचारे और उज्बक नामक नाटकों के रचयिता कौन हैं? तो ये आपको बताना है। इन नाटकों के हैं, देखो आपने जीपी श्रीवास्तव का पढ़ लिया, ये तो है नहीं। जीपी श्रीवास्तव के नाटक कौन से हैं? जब मैंने अभी बताया था आपको, उलटफेर, दमदार आदमी, गड़बड़ झाला, कुर्सी मैन और राधाचरण गोस्वामी के हैं तन मन धन, गोसाई जी के अर्पण, बूढ़े मुंह मुआसे, लोग देखे तमाशे, और बालकृष्ण भट्ट के अभी पढ़े थे हमें रेल का विकट खेल, कलिराज की सभा। तो ये उज्बक किसका है? चार बेचारे और उज्बक, ये हैं पांडे बेचैन शर्मा उग्र के। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतेंदु युग के नाटकों में पाश्चात्य नाट्य कला के किस तत्व का समावेश है? मतलब जो भारत के नाटक हैं उनमें पाश्चात्य नाट्य कला का कौन सा तत्व समावेश है? आपको बताना है। द्वंद्व, कार्य, व्यापार, चरित्र चित्रण, या उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 26 का बताना है, तो इसका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा कि उपयुक्त सभी, ये आ जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 26 का उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक किस प्रकार का नाटक है? जब वीडियो में मैंने पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से सभी नाटकों के बारे में मैंने बताया था। तो रणधीर प्रेम मोहिनी एक दुखांत नाटक है और इसे हिंदी का पहला दुखांत नाटक भी माना गया है। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। और 28, प्रश्न नंबर 28 है, भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के द्वारा नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। ये कथन किस आलोचक का है? तो मतलब भारतेंदु जी के बारे में किस आलोचक ने ये बात कही है? प्रश्न नंबर 28 का आपको बताना है। और इसमें ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया। ये कथन प्रसाद जी के किस नाटक की भूमिका में है? देखो ये तो पता है कि चारों नाटक किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी की किस नाटक का एक अंश है ये? प्रश्न नंबर 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ये विशाख में से लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और प्रश्न नंबर 30 हमारा आ जाता है। प्रश्न नंबर 30 और तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 और प्रसाद जी इनमें से किस वर्ग के नाटककार हैं? ये आपको बताना है। अब ये अभी तक जो हमने 30 प्रश्न पढ़े, 29 प्रश्न, ये सारे भारतेंदु मंडल के जितने नाटक थे। तो उन भारतेंदु मंडल के नाटक और नाटककार हमने अभी तक ये प्रश्न सॉल्व किए। और अब यहाँ से शुरू हो जाते हैं प्रसाद युगीन जितने भी नाटक और नाटककार हैं उन सभी से संबंधित प्रश्न अब यहाँ से शुरू होंगे। तो जो प्रसाद युगीन समय था वो 1900 से 1950 ईस्वी तक था। अब प्रश्न ये पूछा है कि भारतेंदु जी इनमें से किस वर्ग के नाटककार हैं? तो भारतेंदु जी जो है ऐतिहासिक नाटककार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? तो मुझे उम्मीद है कि प्रसाद जी के नाटक भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं, तो आपने पढ़ लिए होंगे। एक बार थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक हैं तो अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ और हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन है ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है और ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। और इसके अलावा हैं विशाख, मैं बोल के ही बता देती हूँ, विशाख है, अजातशत्रु है, कामना है, जन्मेजय का नागयज्ञ तो यहाँ दिया हुआ है, स्कंदगुप्त, एक गुट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये सारे नाटक किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी।
विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सीधे भी आपको पेपर में मिल सकते हैं। प्रश्न नंबर 32 का आपको बताना है कि विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी किस नाटक में प्रस्तुत किया है प्रसाद जी ने। तो ध्रुव स्वामिनी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी नाटक में। और बात करें चंद्रगुप्त, ये स्कंदगुप्त और विशाख, ये भी तीनों नाटक किसके हैं, जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। और मैंने इन नाटकों के पात्र तक करवा रखे हैं, आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार चैनल की विजिट जरूर करें। SY हिंदी प्लेटफॉर्म हमारे चैनल का नाम है और वहाँ की प्लेलिस्ट चेक करें, आपको सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 33, प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है। उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है, उन्होंने अपने नाटकों को प्रसादांत बनाया है, उनके नाटकों में पाश्चात्य नाट्यकला के साथ भारतीय नाट्यकला का समन्वय है, उनके नाटकों में गीत नहीं है। प्रश्न नंबर 33 का आपको ऑप्शन बताना है और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उनके नाटकों में गीत नहीं है। तो ये जो कथन, कौन सा कथन असत्य है, ये प्रश्न पर ध्यान देना है कि इनके नाटक, ऐतिहासिक नाटक तो लिखे ही लिखे हैं और प्रसादांत भी बनाया है उन अपने नाटकों को, और नाटकों में पाश्चात्य नाट्यकला का और भारतीय नाट्यकला दोनों का सामंजस्य भी स्थापित किया है। तो कौन सा ऑप्शन सही असत्य है, नाटकों में गीत नहीं है, ये बात असत्य है, इनके नाटकों में भी गीत हैं। इनमें से किस नाटककार के नाटकों में नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता और विषाद की एक छाया पाठकों के मन पर छूट जाती है। तो ये जो कथन है ये जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों के बारे में कहा गया है कि इनके अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता। तो ये आपको बताना है कि किसके बारे में कहा गया है, ये किसके बारे में कहा गया है, प्रसाद जी के नाटकों के बारे में कहा गया है और ये महत्वपूर्ण कथन है, आपको ध्यान रखना है। अंतर्द्वंद, संघर्ष एवं व्यक्ति वैचित्र्य जैसे तत्व किस नाटककार के नाट्य रचनाओं में मिलते हैं। प्रश्न नंबर 35 का सही ऑप्शन बताना है आपको। तो आपको पता है अंतर्द्वंद, संघर्ष एवं व्यक्ति वैचित्र्य, मतलब व्यक्तिगत तौर पर चंद्रगुप्त देखें तो ये व्यक्ति के नाम से संबंधित है, स्कंदगुप्त है और चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, तो ये व्यक्तिगत वैचित्र्य वाले नाटक हैं जो व्यक्तिगत एक विशेष तौर पर की तरफ इंगित कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रसाद की रचनाओं में मिलते हैं। ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरे इस कथन के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पॉइंट को आप नोट कर लें, मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा, मतलब ये बात किसने कही, देवसेना ये कहकर उसके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा देती है। ये स्कंदगुप्त नाटक की एक पंक्ति है। तो ये कथन प्रसाद की किस नाटक का है, आपसे पूछा है कि मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा, ये कथन प्रसाद के किस नाटक का है। तो ये किस नाटक का है, स्कंदगुप्त नाटक का है। और ये कौन कह देता है, कौन कहता है, स्कंदगुप्त कहता है देवसेना को, यह कहकर नायिका देवसेना को वह प्राप्त नहीं कर पाता है इसमें स्कंदगुप्त, और ये कहकर ये पंक्तियां बोलकर वह क्षमा प्रार्थना करता है देवसेना से। ठीक है, तो याद रखना है स्कंदगुप्त में देवसेना इसकी स्त्री पात्र है एक। अधिकार सुख कितना, ये पंक्ति भी आप जितना नोट करें कर ले, हर जगह आपको पेपर पर मतलब पेपर में आपको रखी हुई मिलती है। एक बार मैंने स्क्रीनिंग एग्जाम दिया उसमें भी था, तो हर जगह अधिकतर ये पंक्ति पूछी जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, ये कथन प्रसाद के किस पात्र का है। प्रश्न नंबर 37, ये मैंने जब वीडियो में पढ़ाया था तब भी बहुत डिटेल से बताया था, इसका मतलब भी बताया था। तो प्रश्न नंबर 37 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ये भी स्कंदगुप्त का ही है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है। तो ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा बी, ये चंद्रगुप्त नाटक का, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रसाद जी के नाटक किस कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं हैं। उनमें पात्रों की संख्या अधिक है,
भाषा संस्कृत निष्ठ एवं संवाद बड़े बड़े हैं। अब देखना आजकल पेपर में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और जो स्टूडेंट हैं तैयारी कर रहे हैं वो एक रेखीय प्रश्न पढ़ना पसंद करते हैं। जब तक आप डिटेल नहीं पढ़ेंगे तो आप इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो प्रसाद जी के नाटक किस कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं है? 39 का बताना है आपको राइट ऑप्शन। तो किस प्रकार से अनुकूल नहीं है? इनमें पात्रों की संख्या अधिक है, ये बात भी सही है। भाषा संस्कृत निष्ठ एवं संवाद बड़े बड़े हैं, ये बात भी सही है। दृश्यों की संख्या अधिक है तथा कई दृश्य रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं हो सकते, उपयुक्त सभी। तो ये सारे ही बातें हैं जयशंकर प्रसाद जी के नाटक में, सारे ही बातें हैं। हम पढ़ रहे थे प्रश्न नंबर 39, ये सारी ही बातें हैं जिसके कारण प्रसाद जी के नाटक रंगमंच पर अभिनीत करने के लिए अनुकूल नहीं हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है और आज हम सिर्फ 40-39 इतने ही प्रश्न करेंगे। अगली वीडियो में और लेकर आएंगे इसी प्रकार के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और यहीं से हम शुरुआत करेंगे जो अभी हम प्रसाद जी के पढ़ रहे हैं। इसके बाद प्रसाद जी के जितने भी प्रश्न रह गए होंगे वो हम आगे लेकर आएंगे। उसके बाद प्रसादोत्तर नाटक के प्रश्न MCQs लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।